हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो है। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों का जवाब प्रोवाइड करूंगा। इसलिए ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन्स में मौजूद हैं। फियर ऑफ डार्क वर्सेस एंजाइटी इन डार्क। फियर मतलब डर, जिसमें इंसान ये जानता है कि उसे कौन सी वस्तु, व्यक्ति या वारदात से नुकसान हो सकता है, यानी पेशेंट को अपने डर का कारण मालूम होता है। एंशियस या एंजाइटी, इसमें व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशानी, चिंता या घबराहट महसूस करता है क्योंकि पेशेंट को यह पता नहीं होता है कि उस बात का क्या नतीजा या परिणाम निकलने वाला है। मतलब उस बात का आउटकम अनिश्चित या अनसर्टन होता है और इसलिए पेशेंट यही सोचकर कि क्या पता क्या होगा अनईजीनेस महसूस करता रहता है। डार्क, इस शब्द का मतलब है अंधेरा या अंधकार, जिसमें लाइट या रोशनी मौजूद नहीं है। लाइट का मतलब नॉलेज यानी जानकारी होता है। इसलिए अक्सर जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे लोगों ने अंधेरे में रखा था, तब उसका यह मतलब नहीं होता है कि लोगों ने उसे एक्चुअली किसी डार्क रूम में बंद कर दिया था, बल्कि यहाँ मेटाफोरिकली वो ये कह रहा है कि जो बात उसे मालूम होनी चाहिए थी उसके बारे में उसे बताया नहीं गया था। इसी तरह होपलेस सिचुएशन में होप नज़र आने के लिए भी अंधेरे में उम्मीद की किरण नज़र आना, ये फ्रेज यूज़ किया जाता है। फियर ऑफ डार्क। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कोई डरने वाली बात तो नहीं लिखी है ना? जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए। मुझसे कोई भी बात छुपाइए मत, क्योंकि जब ऐसा होता है तब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। आपके कहने पर मैंने एक्सरे भी करवाया था, लेकिन उसमें भी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे और डर लग रहा है। तो यहाँ पेशेंट को नॉलेज की लाइट नहीं मिल रही है। एक तरफ एक्सरे की रिपोर्ट में भी बीमारी का कारण पता नहीं चला, इसलिए पेशेंट परेशान है। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में भी पेशेंट टेंस्ड है, क्योंकि उसे ये लगता है कि डॉक्टर भी उससे कोई बात छिपा रहे हैं। मतलब पेशेंट इन दोनों डार्क स्टेट्स में डर महसूस कर रहा है। एंजाइटी इन डार्क। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं दवा ले रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ में थोड़ा भी फर्क महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे ये चिंता हो रही है कि क्या पता मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। थोड़ा सा आराम मिले तो मुझ में ठीक होने की उम्मीद जागेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि रब ही जाने ये बीमारी क्या है, क्यों है और क्या पता इसकी वजह से मेरा क्या हाल होगा। तो यहाँ पेशेंट को बीमारी में थोड़ा सा फर्क चाहिए। ये रे ऑफ होप, लाइट है, लेकिन पेशेंट को ये उम्मीद की किरण नहीं मिल रही है। मतलब वो एट प्रेजेंट डार्क यानी होपलेस सिचुएशन फेस कर रहा है। अब क्योंकि पेशेंट को ना होप मिल रही है और ना ही उसे बीमारी के बारे में कुछ पता है, पेशेंट इस अंधेरे में परेशान है कि आखिर इस तकलीफ का क्या होगा। लेकिन पेशेंट को इस बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। पेशेंट को इस बीमारी से छुटकारा मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इस अनसर्टनिटी के कारण वो अनईजीनेस महसूस कर रहा है। तो फियर ऑफ डार्क में पेशेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में डार्क का डर रहता है, लेकिन एंजाइटी इन डार्क में पेशेंट एट प्रेजेंट डार्कनेस में है और अब वो श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा। इसी तरह मैंने फियर ऑफ डार्क और डार्कनेस एग्रेवेट्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को अपने अमोनियम म्यूरियाटिकम वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब अगली क्वेरी है, डिल्यूजन्स इंजरी इज अबाउट टू रिसीव
वर्सेस फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। इन दोनों रूब्रिक्स में हायोसैमस दवाई कॉमन है। इंजरी या इंजर्ड, इस शब्द का मतलब है चोट, जिसमें इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान होता है। चोट लगने पर व्यक्ति या वस्तु के काम कर पाने की कैपेबिलिटी पर असर पड़ता है। तो इन दोनों रूब्रिक्स में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे फ्यूचर में कोई इंजरी होने वाली है। डिल्यूजन्स, इंजरी इज अबाउट टू रिसीव। डिल्यूजन में पेशेंट को एक गलतफहमी होती है जिसके बारे में उसका माइंडसेट फिक्स्ड रहता है। इसलिए इस सोच को बदलना पेशेंट और उसके आसपास के लोग दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, बुखार के वक्त मुझे भूख कम लगती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे भूख लगना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि इस बात का मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बुखार ठीक होने पर मेरा खाना पीना पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, और मेरे डॉक्टर ने भी ये कहा है कि फूड इनटेक फीवर के समय टेम्पररीली कम हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अक्सर ऐसे विचार आते रहते हैं। अब यहाँ पेशेंट ने कहा कि उसे सिर्फ ऐसी गलतफहमी है कि एक दिन उसका एपेटाइट पूरी तरह से चला जाएगा। पेशेंट ने यह भी कहा कि उसे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और डॉक्टर के कंफर्मेशन के कारण ये जानता है कि फीवर से रिकवर होने पर उसका एपेटाइट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद पेशेंट इस फिक्स्ड और रॉन्ग बिलीफ को चेंज नहीं कर पा रहा है। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, यहां पेशेंट को किसी स्पेसिफिक कॉज से नुकसान होने का डर सताता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं एंडोस्कोपी नहीं कराना चाहता हूं। जो ट्यूब डॉक्टर शरीर में डालते हैं उससे किसी अंदरूनी पार्ट को नुकसान हो गया तो? इसी तरह मुझे सीने पर खुजली होती है, लेकिन खुजाते समय मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरे नाखून से दिल में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए मैं कभी कभी खुजाने से खुद को रोकता हूं। अब यहाँ पेशेंट एंडोस्कोपी अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसे ये डर लगता है कि कहीं प्रोब से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाएं। इसी तरह चेस्ट पर स्क्रैच करते समय पेशेंट को ये टेंशन है कि उसके हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए वो खुजाना अवॉइड करता है। तो डिल्यूजन्स, इंजरी इज अबाउट टू रिसीव में पेशेंट को फ्यूचर में होने वाले डैमेज के सिर्फ विचार आते हैं, लेकिन डर महसूस नहीं होता है। जबकि फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में पेशेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में चोट लगने का डर होता है। इसलिए पेशेंट अक्सर ऐसे नुकसान करने वाले इवेंट्स या कॉजेस को अवॉइड करता है। मेरे हायोसैमस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगली क्वेरी मेरे ओपियम वीडियो के बारे में है। रिप्रोचेस हिमसेल्फ वर्सेस डेलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। रिप्रोच, इस शब्द का मतलब है किसी प्रॉब्लम के लिए किसी स्पेसिफिक इंसान पर इल्जाम लगाकर उसे उस हरकत के लिए क्रिटिसाइज करना। डेलीरियम, इस शब्द का मतलब है एक अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इंसान कुछ समय के लिए एक्साइटेड और अपसेट हो जाता है। सिंपली कहें तो जैसे ट्रेन पटरी से डिरेल हो गई है। ब्लेम, इस शब्द का मतलब है दोष देना, जिसमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या वारदात को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हिमसेल्फ, इस शब्द का मतलब है खुद को यानी अपने आप को। फॉली, इस शब्द का मतलब है बेवकूफ़ी या मूर्खता। जब कोई इंसान ऐसी हरकत करता है जिसके बारे में उसे पहले से पता हो कि ऐसा करने से उसे नुकसान होगा, तब हम उसे फूलिश कहते हैं और उसके इस बिहेवियर को फॉली कहा जाता है। रिप्रोचेस हिमसेल्फ। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, असल में गलती मेरी ही थी, मैं बहुत केयरलेस इंसान हूं।
मैंने टेबल भी बहुत लापरवाही से उठाया था और इसलिए टेबल मेरे हाथ से छूटकर मेरे पैर पर गिरा, जिसके कारण मेरा राइट फुट जख्मी हो गया। यहाँ पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी केयरलेसनेस को एक्सेप्ट करते हुए चोट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। डेलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं क्या बताऊं, मैं भी ऐसा डफर हूं ना। अब मुझे पता है कि मसालेदार खाने से मेरी पाइल्स की तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन बोलता हूं ना, मेरी तो मत ही मारी गई थी जब ये बात जानते हुए भी मैंने तीखी ग्रेवी खा लिया। बीवी ने मना भी किया था, लेकिन नहीं, मेरी अकल पर तो ताले पड़ गए थे। अब देखिए, मैं अपनी मूर्खता की सजा भुगत रहा हूं। यह सब मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा है। यहां पेशेंट खुद को दोष तो दे रहा है, लेकिन उसके बोलने का तरीका उसकी एक्साइटेड स्टेट दर्शाता है। पेशेंट ने बताया कि उसे यह मालूम है कि स्पाइसी फूड से उसकी पाइल्स की कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाती है और उसकी वाइफ ने भी उसे मना किया था, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट ने खुद को कंट्रोल नहीं किया। अपने फूलिश बिहेवियर के लिए पेशेंट डफर, बेवकूफ़, मूर्ख जैसे अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए खुद को कसूरवार ठहरा रहा है। तो रिप्रोचेस हिमसेल्फ में पेशेंट बिल्कुल सीधे तरीके से खुद को क्रिटिसाइज करते हुए बैड सिचुएशन के लिए अपने आप को दोष देता है। लेकिन डेलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली में पेशेंट अपनी मूर्खता को बहुत ही एक्साइटेड और एजिटेटेड तरीके से एक्सप्रेस करते हुए खुद को कई बार अपनी बेवकूफ़ी के लिए जिम्मेदार मानते रहता है। मेरे ओपियम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगली क्वेरी है चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन हैं। सोराइनम, जिसे मैंने इस रूब्रिक के जरिए पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। दूसरी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूं। मेरे डिपार्टमेंट में एक फ्लाईओवर को बनाने का टेंडर पास हुआ था और उसे कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट डिसाइड किया गया था। तभी ये कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया। टेंडर के द्वारा फ्लाईओवर बनाने का काम भी अटक गया। जब लॉकडाउन खुला तब फिर से नए टेंडर्स का प्रोसेस शुरू हो गया और अब उसी फ्लाईओवर को बनाने का कॉस्ट और भी ज़्यादा हो गया है। इसी कारण मुझे और पूरे डिपार्टमेंट को और ज़्यादा पैसा मिला। अगर ऐसे ही ओमिक्रॉन की वेव के कारण फिर से काम रुक गया तो समझ लो पहले से भी ज़्यादा पैसा अंडर द टेबल मिलेगा। इसीलिए तो जब भी कोई फाइल अटक जाती है तब मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। मेरा तो एक ही मकसद है, इस जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और काम के आगे बढ़ने की स्पीड जितनी स्लो होगी उतनी ही मेरी दौलत बढ़ेगी। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि सरकारी दफ्तर में धीमी गति से चलने वाला काम उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम इतनी स्लो स्पीड से होता है और बार बार अटक जाता है कि प्रोग्रेस मानो न के बराबर है। यानी जो काम आसानी से होना चाहिए वही काम रुक रुक कर होता है। तो ये मेटाफोरिकली कॉन्स्टिपेशन के समान है और पेशेंट का ऐसे में अति प्रसन्न होना चेयरफुलनेस दर्शाता है। साथ ही पेशेंट गवर्नमेंट ऑफिस में काम सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाने के लिए कर रहा है और इसमें रिश्वत लेना भी शामिल है। तो ये कैलकेरिया कार्ब है और इसके रूब्रिक्स हैं चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड और करप्ट वेनिल। अगर कैलकेरिया कार्ब और सोराइनम को डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों को गरीबी का डर सताता है, फियर ऑफ पॉवर्टी। लेकिन जहां सोराइनम पेशेंट सही और गलत बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस, वहीं कैलकेरिया कार्ब में लालच इतनी ज़्यादा होती है कि वो गलत काम करने से भी नहीं हिचकिचाता और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मिलावट जैसी गंदी हरकतें भी कर सकता है। एम्बिशन इंक्रीज्ड टू मेक मनी एंड एडल्ट्रस। फाइनली वीडियो की आखिरी क्वेरी है रूब्रिक स्टडी एंड बुक्स टू रेफर। किसी भी रूब्रिक को स्टडी करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करें। पहले, डॉक्टर हैनेमन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर एलन, डॉक्टर क्लार्क
और डॉक्टर हेरिंग जैसे हमारे पायनियर्स द्वारा लिखी हुई सोर्स बुक्स यानी रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका दोनों को रेफर कीजिए। मटीरिया मेडिका से आपको उस दवाई के एग्जैक्ट और कंप्लीट सिम्टम की जानकारी मिलती है, जबकि रूब्रिक में उसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग चैप्टर्स और सब रूब्रिक्स में मेंशन किया जाता है। दूसरा, अगर आप कंप्लीट रेपर्टरी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें रिवर्स रेपर्टरी का फीचर मौजूद है, जिसके द्वारा आप एक रेमेडी के सारे रूब्रिक्स एक साथ देख सकते हैं। अगर वो मेडिसिन किसी रूब्रिक में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस ड्रग का वेल प्रूव्ड और रिलायबल रूब्रिक है। उसके बाद स्मॉल और मीडियम साइज्ड रूब्रिक्स, जिसमें उस ड्रग के अलावा 2 से लेकर 25 से 30 मेडिसिन हैं। ऐसे रूब्रिक्स रेपर्टराइजेशन में काम आते हैं। और फाइनली सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स, क्योंकि ये उस ड्रग के एक्सक्लूसिव सिम्टम्स होते हैं जिसे हम ड्रग डिफरेंशिएशन और मेडिसिन के फाइनल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, रूब्रिक को समझने के लिए डिक्शनरी में उस रूब्रिक में मौजूद हर वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग को पढ़ें और उसे अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करें। साथ ही वही वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में मुहावरों या मेटाफर्स के जरिए कैसे यूज करते हैं, इस पर भी ध्यान दें। एग्जाम्पल, डार्क और लाइट के बारे में एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था कि कैसे इन वर्ड्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मेटाफोरिकली यूज किया जाता है। और फाइनली, माइंड रूब्रिक्स को ज्यादा डिटेल में समझने के लिए इन बुक्स को पढ़ें। डॉक्टर एमएल सेगल्स रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी ROH। इस सीरीज में कुछ 10 बुक्स हैं जिनमें माइंड रूब्रिक्स को बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह डॉक्टर अशोक मोहंती, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर श्यामल किशोर सर ने भी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने मेडिसिन के माइंड रूब्रिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन ऑथर्स द्वारा लिखी गई बुक्स को आप ऑनलाइन सर्च करें। साथ ही इन वेबसाइट्स को रेफर करें: drsaminmansoori.blogspot.com, saclac.blogspot.com, homeoint.org और completedynamics.com। बुक्स और वेबसाइट्स की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के जरिए आपकी क्वेरीज और डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।